तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 20 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, सबसे तेज सबसे पहले एनालिस्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं किन लोगों ने हमको आज प्रश्न सेंड किए हैं। तो सुमित नागर जी 79 नंबर है, इसके बाद में कुशल सिंह जी, इनके 81 नंबर हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले साइंस से शुरुआत करने वाले हैं और ये साइंस के लेंस वाले प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेंस पर एक वीडियो बना दिया जाए, है ना। जैसे कि अभी तक हमारी मैराथन चल रही थी, हर टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे थे। जो भी नया टॉपिक ईएसबी पूछ रहा था, तो एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो तैयार कर देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए जब लेंस का इस्तेमाल अपन कर लेते हैं, तो लेंस का इस्तेमाल करने के बाद में वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगता है जिससे कि हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऑप्शन में रेटिना दिया गया था, रेटिना ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। पहली बात आपको कई बार बताया है, निकट दृष्टि दोष को अगर ठीक करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और अवतल लेंस का जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। क्यों? यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है जिससे वे रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो पाती हैं और दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। आपको कई बार बताया है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अब क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो प्रतिबिंब था ना, वो रेटिना, मान लीजिए ये रेटिना है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था, इसके आगे नहीं जा पाता था। अपन ने क्या किया, यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया। अब इसको आवर्धित कर देगा, यानी इस जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा था इसको भेज देगा रेटिना पर। यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनने लगता है तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें भाई, जिन लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम हो गया है उनके लिए बढ़िया चांस है एमपी एसआई में, और जिन लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम अभी बचा हुआ है उनके पास में मौका है एक बार और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने का। जिस तरह से तरुण जी के 86 नंबर आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं सुपर सिलेक्शन नोट्स को पढ़ करके इन लोगों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो आपके पास में मौका है। आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 179 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट, जितने भी मैराथन हमने करा रखी है वो सब आपको मिलेंगी। इसके अलावा अभी तक जितना भी एग्जाम एनालिसिस कराया है उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती भाई बहुत दिनों के बाद आई है और अब ये भर्ती आगे भी बहुत दिनों के बाद में आएगी। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, बढ़िया मौका है, फॉर्म भी कम डले हैं। 8-9 सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं, सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं सक्सेस जंक्शन के द्वारा। तो ये सुपर नोट्स भी आप लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब ये नोट्स मिलेंगे कैसे? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, देख सकते हैं आप। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547033 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए और 2 स्टार के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न साइंस का क्या पूछा गया है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूछा गया समांतर क्रम, एक मिनट, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं, अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। देखो, ये प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा गया था कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं प्रतिरोध, ठीक है, अगर धारा को बढ़ा दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो धारा को बढ़ाने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। देखो ये पूछा गया था कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में अगर धारा को आधा कर दिया जाए तो कुल प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा को आधा करने पर प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज स्थिर रहता है और यह वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को प्रभावित करता है। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए जब प्रतिरोध स्थिर रहता है तो धारा के आधे होने पर प्रतिरोध पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना, धारा के आधा करने पर प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जैक्ट यही प्रश्न आपका पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा गया है KOH का विलयन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। सही आंसर होगा KOH का विलयन क्षारीय होता है। कैसे, देख लीजिए। KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि KOH एक प्रबल क्षार है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH ऋणायन देता है, जिससे विलयन का pH मान 7 से ऊपर हो जाता है और ये विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। आपको पता होगा 7 से ऊपर अगर मान होता है तो विलयन क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी में टोटल 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मधुमक्खियों में अगर मादा मधुमक्खियों की बात करें, जिसमें रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी ये दोनों को काउंट करते हैं, तो भाई 32 गुणसूत्र होते हैं। जबकि जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, इनमें 16 गुणसूत्र होते हैं। यह इसलिए है क्योंकि मादाएं निषेचित अंडे से विकसित होती हैं, जबकि नर अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं, जिससे नर अगुणित होते हैं और मादाएं द्विगुणित होती हैं। इसलिए मादाओं की जो गुणसूत्र होते हैं वो 32 हो जाते हैं और जो नर हैं उनके गुणसूत्र 16 रहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल को व्यक्त करने के लिए किस सूचक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन भी उन्होंने भेजे हैं, फिनोप्थलीन का, लाल पत्ता गोभी का, टमाटर जूस का, इस तरह के ऑप्शन आए थे। सही आंसर हो जाएगा फिनोप्थलीन का यूज किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को व्यक्त करने के लिए फिनोप्थलीन सूचक का उपयोग किया जाता है। यह सूचक अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, जिससे अंत बिंदु तक सटीक पता चल जाता है कि भाई ये मतलब क्षारीय है या फिर मतलब कि अम्लीय है, और कितना क्षारीय कितना अम्लीय है ये भी पता करना है। इसलिए जो अपन लोग फिनोप्थलीन का यूज करते हैं। देखिए फिनोप्थलीन की अगर हम बात करें तो यह एक सिंथेटिक सूचक है जो 8.2 से लेकर के 10 के पीएच रेंज के रंग में, मतलब पीएच रेंज अगर 8.2 से लेकर के 10 तक होगी तो यह रंग परिवर्तित करता रहेगा। ठीक है, रंग परिवर्तन क्यों करता है, तो अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है और जब इसमें दुर्बल क्षार मिलाया जाता है तो अंत में यह गुलाबी रंग का हो जाता है। फिनोप्थलीन जानते हैं ना, जैसे कि वो बक्सा बक्सा में रख नहीं देते व्हाइट कलर की गोलियाँ, जिससे कि चूहे वूहे नहीं आए या फिर मतलब कि झींगुर वगैरह नहीं लगे ना, वाइट कलर की गोलियाँ होती हैं। या फिर आपने कभी मतलब कि मॉल वगैरह में गए होंगे तो शौचालय में देखा होगा वो गोलियाँ जो डली रहती हैं, उसी को फिनोप्थलीन की गोलियाँ कहते हैं ना। थोड़ा सा आपको माइंड में स्ट्राइक करता रहेगा। मान लीजिए ये प्रश्न दोबारा आता है तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, ये जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का सूचक होता है। अगला देखिए, एमपीजी से पूछा भाई बाण सागर बांध की लंबाई कितनी है। और बांध वाली पीडीएफ उठा करके देख लेना, जिन लोगों ने नोट्स लिया है बांध वाली पीडीएफ में देखेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने जानकारी दी थी। 1020 मीटर बाण सागर बांध की लंबाई है। आइए देखते हैं, तो बाण सागर बांध की लंबाई 1020 मीटर है। यह सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी, सोने का बाण। सोने का बाण ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा कि देखो ये जो बाण सागर डैम है वो सोन नदी पर स्थित है ना, तो ऐसे आपको याद रहेगा। देखिए टोटल लंबाई 1020 मीटर है। अगर हम फीट में बात करते हैं तो 3350 फीट है। ऊंचाई की बात करें तो 67 मीटर है, यानी 220 फीट है। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या करते हैं 62 पॉइंट कुछ दे देंगे, है ना, फिर उसके बाद 40 दे देंगे, 38 दे देंगे और 90 दे देंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगाना है, अगर 67 नहीं दिया है तो आपको जो नियरेस्ट होता है 62.67 वो आपको लगाना रहेगा, है ना। तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, नियरेस्ट वाला भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निर्माण कहाँ पर हुआ ये भी देख लो, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई जोगेश्वरी देवी का मंदिर जो है वो चंदेरी में स्थित है और चंदेरी के राजा को कौन से रोग हो गया था कि जब यहाँ पर एक तालाब है उस तालाब में नहाने से उनका रोग ठीक हो गया था। इस तरह से घुमा करके पूछा गया था। तो जो चंदेरी के राजा हैं उनको कुष्ठ रोग हो गया था, है ना। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। तो चंदेरी के राजा कूर्मदेव कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह शिकार के दौरान जागेश्वरी देवी के चमत्कारिक जल से अपनी बीमारी से मुक्त हुए थे। यहाँ पर तालाब है, वहाँ पर जाकर के उन्होंने स्नान किया था और उनकी ये जो बीमारी थी वो सही हो गई थी। देखो शिकार करते समय उन्हें एक झरना मिल गया। जब उन्होंने उस पानी को छुआ तो उनके हाथों का रोग ठीक हो गया। बाद में उन्होंने उस जल से स्नान किया तो उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये जोगेश्वरी देवी के मंदिर के पास में ये झरना बहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई बता दें आप लोगों को कि एक चैनल है जो मतलब कि फेक कमेंट करवा रहे हैं अपने चैनल के नीचे, और जो है उस कमेंट का स्क्रीनशॉट खींच करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं कि भाई सक्सेस जंक्शन वाले जो हैं वो सही से एनालिसिस नहीं कराते हैं, फेक प्रश्नों को डालते हैं, फालतू के प्रश्नों को डालते हैं। ठीक है ना, तो उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तुम ज़िंदगी भर जो है रेलवे की एनालिसिस कराते रहे। आज तुमको ये लगा कि एमपी में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा तो आज तुम एमपी का एनालिसिस कराने लगे, है ना। और फिर बाद में आकर के हमारे उसके मतलब अपने वीडियो के नीचे फेक कमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम में डाल रहे हैं ना। आपको क्या लगता है हमको पता नहीं चलेगा? छोटा चैनल है हमारा मान लीजिए, तो क्या हमको पता नहीं चलेगा?
ठीक है, अगर इतना ही है तो भाई 27 तारीख से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप एग्ज़ाम एनालिसिस करवाना मत ग्रुप डी का, तो मैं मान जाऊँगा कि एमपी के लिए आप रॉयल हो, है ना? आप एमपी के लिए रॉयल हो तभी मैं मानूँगा जब आप 27 तारीख से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसका एनालिसिस मत कराना। अभी तक आपने रेलवे का एनालिसिस कराया है, ठीक है? कभी-कभार पिछले 2 साल पहले आपने एमपी के किसी एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया था और आज जब भीड़ दिखी तो एमपी में आ गए, उसके बाद हमारे चैनल को जो है वहाँ पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? और उस ऊपर से इतनी मतलब कि बेहूदगी हो गई, उसका स्क्रीनशॉट खींच करके अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रहे हो, हैं? हद है यार, ऐसे-ऐसे लोग हैं, ठीक है? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी के कोई चैनल तक नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना? ना कोई कमेंट करवा रहा हूँ और तुम फेक कमेंट खुद से ही करके और उसका स्क्रीनशॉट खींच के डाल रहे हो, हैं? बड़े चैनल लेकर के इतना गिर गए हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ये आपका ऑप्शन में यमुना दिया गया, तो यमुना नदी सतपुड़ा से तो निकलती नहीं है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है ना। तो अब सतपुड़ा पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उसको आइए देख लेते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत से कई नदियाँ निकलती हैं जिनमें नर्मदा, ताप्ती और महानदी प्रमुख है। नर्मदा नदी अमरकंटक से, ताप्ती नदी सतपुड़ा से, सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से और महानदी जो है वो सिहावा श्रृंखला से निकलती है। तो ये नदियाँ ऐसी हैं जो सतपुड़ा से निकलती हैं। अब इनमें यमुना ऑप्शन दिया गया था तो भाई साफ-साफ दिख रहा था भाई यमुना तो यहाँ से निकलती नहीं है। यमुना तो पता ही है भाई, गंगा गंगोत्री हिमनद से, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, तो नर्मदा नदी देख लो तो सतपुड़ा के उत्तर पूर्वी छोर से अमरकंटक से निकलती है। इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार, नर्मदा के बारे में, सोन के बारे में। अब फिर से बताएँ क्या? चलो फिर से बता देते हैं। देखो ये अमरकंटक पर्वत है, नर्मदा निकलेगी इस तरफ, सोन निकलेगी इस तरफ, सोन जाएगी पटना बिहार में, नर्मदा यहाँ से चलेगी अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। ये रहा सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पर जो है ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, दोनों समानांतर बहती हैं, दोनों जाकर के अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है भाई? चलिए, ताप्ती नदी सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। महानदी जो है वो सतपुड़ा के सिहावा श्रृंखला से निकलती है। ये तीनों नदियाँ सतपुड़ा से निकलती हैं। अगला देखिए, अगला पूछा गया था अमृत योजना का उद्देश्य क्या है? जलाशय को लेकर के कुछ ऑप्शन उसमें दिए गए थे। देखिए, तो अमृत योजना, जिसे हम कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन भी कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य शहरों में हर घर तक सुरक्षित जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाना है। ठीक है? इसके अतिरिक्त यह हरित क्षेत्रों और खुले स्थानों जैसे कि पार्क हो गया विकसित करके शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और यह एक अलग योजना यानी मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाबों और जलाशयों का निर्माण या फिर नवीनीकरण भी करता है ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके। तो कुल मिलाकर के ये जलाशय और मतलब भूजल से संबंधित है, बस इतना ही आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कि मिशन अमृत सरोवर हो गया। इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण या फिर पुनरुद्धार करना है। आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट यही लाइन दी गई थी कि 75 जिलों में किसका निर्माण करना है, तो तालाबों का यानी अमृत सरोवरों का निर्माण करना है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट यही लाइन उसमें दी गई थी। चलिए, जल संकट का समाधान, इसका लक्ष्य सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता में सुधार करके जल की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बाकी पर्यावरण स्थिरता भी है, जन भागीदारी भी है, इन सभी उद्देश्य से इस अमृत योजना को शुरू किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, राज्य और केंद्र में विवाद होने पर उसका निपटारा कौन करेगा? तो ये तो सुबह वाला ऑप्शन लिखा रह गया है। तो राज्य और केंद्र में विवाद होने पर उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। देखिए, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होने पर उसका निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और एक या फिर एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों को हल करने या मूल एवं अनन्य अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। यानी कि अगर विवाद हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करेगा। ठीक है? और ये इसका मूल अधिकार क्षेत्र है, ऐसा आर्टिकल 131 यानी 131 में बताया गया है। देखिए, मूल अधिकार क्षेत्र क्या होता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसके तहत वह पहली बार में ही ऐसे मामलों को सुनता है, ना किसी अन्य न्यायालय के अपील के तौर पर। यानी अगर उसको लग जाता है कि भाई इन लोगों में विवाद बढ़ रहा है तो वो खुद ही बुला लेता है, भाई तुम लोगों का विवाद लाओ हम निपटा देते हैं, तुम लोग आपस में मत लड़ो। ठीक है? अनन्य अधिकार क्षेत्र क्या होता है? तो इसका मतलब है कि भारत में कोई अन्य न्यायालय, जहाँ तक उसकी उच्च न्यायालय भी ऐसे विवादों को नहीं सुन सकते हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय ही डायरेक्ट सुनता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, केंद्र और राज्य में अगर लड़ाई हो जाएगी तो भैया सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करेगा। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इसमें कई तरह के विवाद होते हैं जैसे कि आपका कानूनी विवाद हो गया, ठीक है, संवैधानिक व्याख्या हो गई, टैक्स हो गया, अन्य संवैधानिक या फिर कानूनी मुद्दों से संबंधित विवाद होंगे, उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अगला, कुषाण वंश के सोने के सिक्के की क्या विशेषताएं थी? ये आपका पूछा गया है। देखो, हमको जो मतलब कि स्टूडेंट्स लोग प्रश्न भेजते हैं वही हम आपको कराते हैं। देखो 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में हमको क्वेश्चन नहीं मिले थे तो हमने एनालिसिस नहीं करवाया था, है ना? तो इसलिए हम एकदम ऑथेंटिक एनालिसिस करवाते हैं और हमारी एनालिसिस को देख करके बाकी बहुत सारे चैनल करवाते हैं। या फिर अगर ऐसा ही दम है तो भाई 2 घंटे हमारे 2 घंटे बाद आप क्यों एनालिसिस लेकर के आते हो? हमसे पहले लेकर के आया करो, है ना? क्वेश्चंस का वेट करते रहते हैं बहुत सारे चैनल, यहाँ से कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा,
ठीक है। चलिए, तो कुषाण जो है वो स्वर्ण के सिक्कों की, जो कुषाण काल के स्वर्ण के सिक्के थे, उनकी मुख्य विशेषता सिक्कों का वजन था। सिक्कों का वजन क्या होता था, तो अधिकांश सोने के सिक्के 7.9 ग्राम के होते थे। डिजाइन क्या होता था, तो एक तरफ राजा की प्रोफाइल छवि छपी होती थी जो शाही शक्ति को दर्शाती थी, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न देवता जैसे कि शिव हो गए, बुद्ध हो गए, ईरानी व यूनानी देवताओं की छवियां छपी होती थी जो कुषाणों की धार्मिक सहिष्णुता को दिखाती थी। राजा को अक्सर अग्निवेदों पर कार्य करते या फिर घोड़े पर सवारी करते इन सिक्कों में दिखाया जाता था। तो ये कुषाण का, सबसे पहली बात तो कुषाण काल के जो सिक्के थे वो सोने के हुआ करते थे और मतलब कि अच्छे खासी क्वालिटी में हुआ करते थे। पहली बात तो सोने के सिक्के उनके फेमस थे। और क्या क्या विशेषताएं थी, तो वजन वगैरह पूछा गया था जो कि हमने आपको बता दिया है। चलो अगला पूछा गया है, मीजो नृत्य में मीजो शब्द किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको दिखाई दे रहा है मीजो शब्द मीजो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो मीजो शब्द सीधे तौर पर मिजोरम राज्य में रहने वाले मीजो जनजाति या कई जनजातियों के एक समूह से संबंधित है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी निवासी। मीजो नृत्य इसी जनजाति की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का हिस्सा है। अब मीजो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो यह जनजाति भारत के मिजोरम राज्य में निवास करने वाली एक जाति है। और मीजो का अर्थ क्या होता है, तो मीजो का अर्थ है पहाड़ी निवासी। ठीक है, तो मीजो नृत्य में जो मीजो शब्द है वो मीजो जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जल्लीकट्टू महोत्सव मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह पोंगल उत्सव के दौरान जनवरी में आयोजित होने वाला एक पारंपरिक खेल है जिसमें लोग बैलों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो ये बैलों की दौड़ होती है। ठीक है, इसी को हम जल्लीकट्टू महोत्सव कहते हैं। महोत्सव का विवरण देख लीजिए, तो यह पारंपरिक बैल नृत्य है जिसमें प्रतिभागी एक निश्चित दूरी या समय के लिए भागते हुए बैल के कुबड़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं। आयोजन कहाँ पर होता है, तो यह आमतौर पर जनवरी में पोंगल जो त्यौहार होता है इसके हिस्से के रूप में इसको मनाया जाता है। ये जो है वो मट्टू पोंगल के दिन आयोजित किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो यह तमिलनाडु की संस्कृति में गहराई से निहित है और अपनी बहादुरी और वीरता का प्रदर्शन करने का एक तरीका माना जाता है। अगला देखिए, ये आपका जो बटिक प्रिंट है इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, वो प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तीसरी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। क्या पूछा है, उज्जैन की शिल्पकला में जिसमें मोम का इस्तेमाल होता है वो किस तरह की शिल्पकला होती है या फिर उसको क्या कहते हैं, तो ये आपकी भैरवगढ़ प्रिंट होती है और इसमें बाटिक प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऑप्शन में बाटिक प्रिंट दिया गया था तो बाटिक प्रिंट ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उज्जैन भैरवगढ़ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जो एक पारंपरिक बाटिक प्रिंट है। यह प्रिंट उज्जैन के भैरवगढ़ गांव में विकसित हुआ है और इसमें कपड़े पर मोम का इस्तेमाल करके कलात्मक पैटर्न बनाए जाते हैं। कला और प्रक्रिया क्या है, भैरवगढ़ प्रिंट बाटिक कला का एक रूप है जिसमें मोम प्रतिरोधी रंगाई और छपाई का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने में मोम को कपड़े पर लगा करके फिर रंगने की प्रक्रिया शामिल है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो यह प्रिंट सदियों से भैरवगढ़ में जो है लोकप्रिय है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की मिट्टी व पानी की रासायनिक संरचना के कारण यह क्षेत्र रंगों के शिल्पकारों का केंद्र कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में बाटिक जो प्रिंट है वो प्रसिद्ध है कहाँ की, उज्जैन की। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अब मैथ पर चलते हैं। तो जितने प्रश्न हमको मिले थे उतने प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो देखो मैथ में पूछा गया था, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, क्या नाम रखेंगे इसका। अगला आपका प्रायिकता से पूछा गया था कि एक थैले में नीली, सफ़ेद और गुलाबी गेंदें हैं, उसमें से नीली गेंद मतलब कोई गेंद निकालते हैं, नीली गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। अगला, एक त्रिभुज की लंबाई 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, कर्ण पर एक माध्यिका डाली जाती है, तो भाई माध्यिका की लंबाई आपसे पूछी गई थी। अगला, एक घनाकार कमरे में 1521 किताबें रखी हुई हैं तो उसकी एक भुजा पर कितनी किताबें आ सकती हैं, भुजा का भी कुछ डायमेंशन वगैरह दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ए और बी 8 दिन में किसी कार्य को करते हैं, बी और सी 10 दिन में उसी कार्य को करते हैं, तो दोनों लोग मिलकर के, मतलब ए का पूछा था कि ए जो है वो अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। अगला, 8, 12 और 16 का एलसीएम पूछा गया था। अगला, 12 कुकीज 1.5 कप में बनते हैं, मतलब 1.5 कप कोई वस्तु है, मान लीजिए बेसन है, तो 12 जो कुकीज़ हैं, जो बिस्कुट हैं, वो 1.5 कप बेसन में बनते हैं, तो 30 कुकीज़ जो है वो कितने कप बेसन में बनेंगे। अगला, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 160 रुपये है, 200 रुपये बेचने पर बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगला, संतरे के जूस में पानी को मिलाने वाला कुछ ऐसा जो है रेशियो पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में 4, 8 और 6 का एलसीएम था, एसआई का एक प्रश्न था, आयु के 2 प्रश्न पूछे गए थे, डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने वाला भी एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो तो रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि के कुछ प्रश्न मिल गए हैं। एक टैंकर पानी लेकर के जाता है, रास्ते में उसे कॉल आता है भाई तुमको स्कूल जाना है या फिर हॉस्पिटल जाना है, इन दोनों जगह में से एक जगह आपको जाना है, तो बताइए आप कहाँ जाना जो है प्रायोरिटी देंगे, हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे पानी या फिर स्कूल में लेकर के जाएंगे या फिर पानी को आधा आधा कर देंगे, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया गया था। अगला, आपका कोई दोस्त आपको एक रहस्य की बात बताता है, अब आपको क्या करना चाहिए, उसका मजाक उड़ाना चाहिए,
उसकी बात दूसरे को बता देना चाहिए, उसकी बात उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के ऑप्शन उसमें दिए गए थे। अगला, 25 दिसंबर 1800 को क्रिसमस के दिन कौन सा दिन था, ये पूछा गया था कैलेंडर में। उसके बाद 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया था। ठीक है। अगला, 7:21 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण बताइए कि कितना डिग्री का कोण बना होगा। अगर कोई घड़ी 10 मिनट आगे चल रही है तो 4:10 पर सही टाइम क्या होगा, ये आपको बताना था। आज डाइस के प्रश्न भी आने शुरू हो गए मेरे भाई, बहुत सिंपल आया था, हालांकि 4, 6 और 2 वाला इस तरह से आया था। जो आपका वो होता है ना क्लॉकवाइज दिशा में चलने वाला, तो उसी नियम के थ्रू आप जो है इसका आंसर निकाल सकते थे। बिल्कुल सिंपल वाला, 2 डाइस दिए गए थे, उसी में से आपको बताना था। ठीक है। तो डाइस का एक प्रश्न था, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न थे, फिगर काउंटिंग का भी एक प्रश्न था जिसमें घन के अंदर शायद काट करके घन वगैरह कुछ पूछा गया था। ठीक है। अगला, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है, अचानक वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, तो अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, ये पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि के फिर से 5 से 6 प्रश्न आने लगे हैं। आज सुबह 2-3 प्रश्न थे, अब प्रश्नों की संख्या मानसिक अभिरुचि की बढ़ गई है, लेकिन सिंपल आ रहे हैं। ठीक है। पजल का एक प्रश्न था जिसमें 4 व्यक्ति को बिठा करके उनके जो है जो आपकी डेट दे दी थी कि इतनी-इतनी डेट को यहाँ-यहाँ पर जाते हैं, उस तरह का प्रश्न पूछा गया था। साइलॉग के 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न। एक इनपुट पूछा गया था कि भाई इनपुट 10, 8 और 5 है, आउटपुट आपको निकालना था कैसे, बढ़ते क्रम में सम संख्याओं को जमाने को लेकर के आउटपुट आपका पूछा गया था। ठीक है। बाकी डायरेक्शन के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब चलिए प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। तो मैथ के टोटल 25 प्रश्न आज आए थे, काउंटिंग की गई थी, जिन्होंने प्रश्न भेजे उन्होंने काउंट किए थे। 40 प्रश्न लमसम जो है आपके रीजनिंग के आए थे, तो 65 नंबर के आसपास मैथ रीजनिंग आपकी पूछी गई थी। साइंस के लगभग 10 प्रश्न, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर। ठीक है। आज के शिफ्ट में 2 प्रश्न रॉन्ग भी देखे गए हैं जिनके ऑप्शन गलत थे। अब कौन से ऑप्शन थे वो आप लोग बता सकते हैं। रीजनिंग का ही शायद कोई प्रश्न था जिसके ऑप्शन गलत थे। ठीक है भाई। चलिए स्कोर देख लीजिए, तो 79, 78, 79, 80, 81 और 82 ये स्कोर आज देखने को मिले हैं। आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7052547003, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, और इसको आप जो है चैनल इसकी क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए इस पर क्या है कि हम जैसे 24 घंटे के बाद में इसकी पीडीएफ यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है। और बाकी वो महाशय भाई पीडीएफ भी नहीं डालते टेलीग्राम में, ठीक है ना। 24 घंटे बाद में आपको इसकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। बाकी नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।